Michael Shikha Niketan Higher Secondary Government-sponsored co-ed English medium school has taken an excellent initiative of teaching and make our students learn day-to-day lessons through audio and video in our YouTube channel. Teachers of all the subjects are working hard to enhance these online classes in the midst of this pandemic situation. It is a request to all the teachers, students and guardians to click the bell icon and subscribe our channel. स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? इससे पहले मैंने आपके साथ वाक्य विषय के ऊपर एक PDF फाइल साझा किया था। आशा करती हूँ आप सभी ने वो पढ़ा होगा। आज हम वाक्य को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य असल में कई शब्दों का समूह होता है, जैसे राम पढ़ाई करता है या फिर पढ़ाई राम करता है। परंतु क्या पढ़ाई राम करता है इस वाक्य का कोई अर्थ है? नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जी हाँ, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे कि राम पढ़ाई करता है, यह एक सार्थक वाक्य है, जबकि पढ़ाई राम करता है इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह वाक्य उचित नहीं है। और उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे सीता खाना खाती है, संगीता चलती है आदि वाक्य। चलिए अब देखते हैं कि वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर होता है। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो चलिए सरल वाक्य से शुरू करते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें एक ही कर्ता तथा एक ही कर्म हो या फिर एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रोहन गेंद से खेलता है। यहाँ रोहन कर्ता और गेंद कर्म है जिस पर रोहन के क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी ओर वाक्य का उद्देश्य रोहन है, जबकि गेंद से खेलता है यह विधेय है। कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। मीता दौड़ती है, आकाश भागता रहता है आदि। इन सभी में एक ही कर्ता का उल्लेख किया गया है। रचना की दृष्टि से सरल वाक्यों की संरचना सरल होती है, इसलिए इन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं तथा दोनों ही समान रूप से प्रधान यानी कि आवश्यक होते हैं। यहाँ उपवाक्य शब्द का अर्थ है वाक्य का एक छोटा हिस्सा। इन दोनों उपवाक्यों में से कोई भी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं करता, दोनों ही एक दूसरे से स्वाधीन होते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर कोई न कोई संयुक्ताक्षर का उपयोग होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ वह सुबह गया यह एक उपवाक्य है तथा शाम को लौट आया यह दूसरा उपवाक्य है। दोनों ही उपवाक्य समान रूप से आवश्यक हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। यहाँ प्रिय बोलो और असत्य नहीं, ये दोनों दो अलग अलग उपवाक्य हैं और दोनों ही अपने आप में प्रधान हैं। कुछ और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया, या फिर मैं बहुत तेज़ दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका। इन सभी उदाहरणों में दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किसी न किसी अव्यय शब्द का उपयोग हुआ है, जैसे कि और, पर, इसलिए आदि। ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में सरल वाक्य के साथ उपवाक्य भी होता है। यहाँ सरल वाक्य प्रधान होता है, जबकि उपवाक्य सरल वाक्य पर निर्भर अर्थात आश्रित होता है। वास्तव में मिश्र वाक्य सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य का मिला जुला रूप है। उदाहरण के तौर पर
जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यहाँ वह मेरा भाई है एक सरल वाक्य है, जबकि जो लड़का कमरे में बैठा है वह एक आश्रित उपवाक्य है। एक और उदाहरण लेते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। यहाँ तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते एक सरल वाक्य है, जबकि मैं जानता हूँ कि यह एक आश्रित वाक्य है जो सरल वाक्य पर निर्भर करता है। मिश्र वाक्य में आश्रित वाक्य को सरल वाक्य से जोड़ने के लिए कुछ अवयवों का उपयोग होता है, जैसे कि जो, तो, की आदि। अब चलते हैं वाक्यों के दूसरे प्रकार के भेद पर, अर्थात अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक। इन्हें विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या घटने का पता चले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे भारत हमारा देश है, राम ने खाना खा लिया आदि। दूसरा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से बोलने वाले की इच्छा या आकांक्षा का पता चले उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नव वर्ष मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इन सभी में बोलने वाले की इच्छा या आशीर्वाद का पता चल रहा है। वाक्य का तीसरा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी आज्ञा या आदेश का पता चलता है। जैसे वहाँ जाकर बैठिए, कृपया शांति बनाए रखें आदि। दोनों ही वाक्यों में बैठने का या फिर शांति बनाए रखने का आदेश दिया जा रहा है। वाक्य का चौथा भेद है निषेधवाचक वाक्य। नाम से ही पता चलता है, इन वाक्यों से किसी काम के ना होने या ना करने का पता चलता है। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, राम आज स्कूल नहीं जाएगा। इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई निषेधवाचक शब्द जैसे ना, न, नहीं का उपयोग होता है। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे वाक्य जहाँ कोई प्रश्न पूछने का पता चले उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम कौन से देश में रहते हो, या फिर तुम क्या खाना पसंद करोगे। अगला प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, खुशी आदि मनोभावों का पता चले उन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इनमें विस्मय को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक शब्दों के पीछे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओह कितनी ठंडी रात है, अरे तुम लोग कब पहुँचे। ये सब विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। सातवां भेद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पता चलता है। जैसे अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। यहाँ व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम करने पर निर्भर करती है। दूसरे उदाहरण में अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। यहाँ फसल का अच्छा होना या ना होना बारिश के अच्छे होने पर निर्भर करता है। दोनों ही वाक्यों में वाक्य का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर निर्भर करता है। वाक्य का आठवां और अंतिम भेद है संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी प्रकार के संदेह या संभावना का पता चले उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आज बहुत तेज बारिश हो सकती है, यहाँ बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। या फिर शायद वह अभी तक नहीं पहुँचा है। दोनों ही वाक्यों में कार्य का होना संभावित है, कार्य के होने की पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस प्रकार के वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह हमने वाक्य के सभी प्रकारों को समझ लिया है। आज के लिए
हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आपकी परीक्षा में वाक्य की परिभाषाओं को लिखने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के वाक्यों को विभिन्न रूपों में बदलने के लिए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, या फिर संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, या फिर इसका उल्टा। उसी प्रकार आपको अलग अलग वाक्य दिए जा सकते हैं और उनके भेद पहचानने के लिए भी पूछा जा सकता है। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर मैं आपके साथ कुछ प्रश्न आपके अभ्यास के लिए साझा करूंगी अगले नोट में। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और समझिए। धन्यवाद। Thanks for watching. Leave a like and comment. Subscribe. And do share the video among your friends.